आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन उसमें इस्तेमाल नहीं करते, वो यूट्रस के फटने का बायस हो सकती हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो अमूमन जो है यूट्रस भी कमज़ोर होता है, जैसे आपकी बाकी बॉडी भी। जैसे ही प्रेगनेंसी का एंड आ रहा होता है तो यूट्रस ऑलमोस्ट खुल जाता है, जिसे डेhiscence कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कार थिकनेस क्या चीज़ होती है और स्कार थिकनेस की प्रेगनेंसी में क्या वैल्यू है। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस वीडियो में म्यूज़िक का करके लोग इरिटेट हुए और हमेशा मुझे उस पर कमेंट आया कि इसमें से म्यूज़िक को रिमूव कर दें। तो मैंने सोचा कि हम इस पर एक और वीडियो बना लेते हैं ताकि आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो उस पर क्लियर हो जाए। ठीक है। सो बेसिकली स्कार थिकनेस मेजर करना कितना ज़रूरी है। अच्छा, जब किसी का पहले एक सिजेरियन सेक्शन हो जाता है और तो उससे हम कहते हैं कि आप 2 साल का वक्फा लीजिए और 2 साल के वक्फे के बाद आप जो है दोबारा प्रेगनेंसी करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। मैं जैसे बहुत ज़्यादा स्कार थिकनेस को फॉलो नहीं करती। मैं कभी नहीं कहती कि पेशेंट को कि आप बार-बार स्कार थिकनेस चेक करवाएं, क्योंकि अगर हम इसकी एक ओवरऑल वैल्यू देखें तो बहुत ज़्यादा वैल्यू इसकी स्कार थिकनेस की नहीं ली जाती है। अगर किसी का स्कार 4 mm से ज़्यादा थिक है तो वो काफ़ी रीअश्योरिंग हो सकता है। यानी कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर 4 mm से ज़्यादा की थिकनेस आ रही है तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपके चांसेस यूट्रस के फटने के कम हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी की 4 mm से नीचे आ रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी बच्चेदानी ज़रूर फट जाएगी, क्योंकि उसके बारे में मतलब हम 100% श्योर नहीं होते हैं। तो जब भी जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत सारे और फैक्टर्स को देख के लिया जाता है, रादर देन के स्कार थिकनेस अलोन। तो यानी अकेले इसकी वैल्यू काफ़ी कम है। आपने ये देखना होता है कि पेशेंट की अपनी हेल्थ कैसी है, वो एनीमिक तो नहीं है, ठीक है, उसमें खून की कमी है, वो कमज़ोर है, उसने प्रॉपर प्रेगनेंसी का चेकअप करवाया या नहीं करवाया, उसकी पिछली प्रेगनेंसी में सिजेरियन हुआ किस वजह से था, हुआ किस जगह का हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि एक अच्छे क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट का हुआ है तो ज़्यादा चांसेस होती हैं कि यूट्रस नहीं फटता, और उसकी रीज़न ये होती है कि वो सारी लेयर्स को स्टिच कर देते हैं, जबकि आपके जो लेस ट्रेंड अमला जहाँ सिजेरियन कर रहा होता है, जैसे हमारी पेरीफ्रीज वगैरह हैं या जहाँ पे डॉक्टर सिजेरियन नहीं कर रहे बल्कि टेक्नीशियंस भी हैं जो कि केसेस कर देते हैं, या प्रॉपरली ट्रेंड बंदा नहीं होता जो कि कर रहा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में प्रॉपर स्टिचिंग नहीं हुई होती, जिसकी वजह से जैसे ही प्रेगनेंसी का एंड आ रहा होता है तो यूट्रस ऑलमोस्ट खुल जाता है, जिसे डेhiscence कहते हैं। अमूमन इसको अल्ट्रासाउंड पे देखना बहुत मुश्किल होता है। सो हम स्कार थिकनेस पे टोटली रिलाई नहीं कर सकते। आपको पेशेंट की बाकी चीज़ें देखी हैं। सो एक तो हो गया कि हुआ कहाँ था, सेकेंडली इंडिकेशन क्या थी। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा ट्राई की है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया था, उसके बावजूद आपका जो था नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आप जो है वो दोबारा बहुत लंबे ट्रायल की तरफ नहीं जाते। हाँ, अलबत्ता अगर बच्चा उल्टा था या बेबी में डिस्ट्रेस आके हुआ था तो उनकी चांसेस अच्छे होते हैं। अगर उसमें आप स्कार थिकनेस को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तीसरा, जो पेशेंट शुरू से एनीमिक है, जो वैसे ही कमज़ोर है, ठीक है, जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो और बिल्कुल ना कुछ खाता पीता हो, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो अमूमन जो है यूट्रस भी कमज़ोर होता है, जैसे आपकी बाकी बॉडी भी, और उसमें आपका यूट्रस के फटने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। सो ये सारी बातें देखते हैं और फिर आप स्कार थिकनेस की बात करते हैं। देखिए, अगर अल्ट्रासाउंड पे स्कार थिकनेस कम है और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, फिर तो हम कहेंगे कि हाँ, आपकी डिलीवरी के नॉर्मल के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड पे स्कार थिकनेस नॉर्मल भी आ गई है तो अगर आप ट्रायल लेने पे भी चले गए तो ये गारंटेड नहीं है कि यूट्रस नहीं फट, यानी ड्यूरिंग लेबर यूट्रस इंटैक्ट रहेगा, नहीं फटेगा, इसके चांस। तो आपने उसको उसी तरह से मॉनिटर करना होता है जैसे आपने किसी भी पेशेंट को मॉनिटर करना होता है। यानी स्कार थिकनेस तो बेशक आप देख लें, ना उसकी वजह से मैंने कभी ऑपरेट किया है, ना उसकी वजह से मैंने किसी को ऑपरेशन से मना किया है। ठीक है। हम बहुत सारे और फैक्टर्स देखते हैं, जैसे बेबी का हेड इंगेज है, नहीं इंगेज है, यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से में, यानी जब हम उसको एग्जामिन करते हैं उसमें कितनी दर्द की शिकायत है, लेबर नेचुरली स्टार्ट हो रहा है, लेबर का प्रोग्रेस कैसा है। जो लेबर नॉर्मली प्रोग्रेस कर रहा होता है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक होती है, ज़्यादातर केसेस में स्कार उसमें इंटैक्ट होता है। जहाँ लेबर प्रोग्रेस करना छोड़ देता है, आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन उसमें इस्तेमाल नहीं करते, वो यूट्रस के फटने का बायस हो सकती हैं। सिमिलरली अगर बच्चे की हार्ट बीट डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है और अभी पेशेंट को कंट्रैक्शन भी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो वो भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि शायद जो है यूट्रस का मुंह खुलना यानी स्कार खुलना शुरू हो गया, चाहे फिर अल्ट्रासाउंड पे कितनी मर्जी थिकनेस आ रही हो। सिमिलरली अगर बहुत ज़्यादा वजाइना से ब्लड आना शुरू होता है, हैवी शो होना शुरू होता है, वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है। सो आप बहुत सारी बातों को लेके चल रहे होते हो, खाली इट्स नॉट जस्ट स्कार थिकनेस। स्कार थिकनेस में 4 mm का यूजली कट ऑफ लिया जाता है या 5 mm का कट ऑफ लिया जाता है कि अगर इससे ऊपर है तो चांसेस है
प्रेगनेंसी में यूट्रस रप्चर नहीं होगा और डिलीवरी जो है वो हो सकती है। जहाँ तक पहले 2 या 3 ऑपरेशंस का ताल्लुक है, इसमें भी इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। उसके डर से हम यूजुअली जो है वो वक्त से पहले डिलीवरी नहीं करते हैं। हाँ, अगर गैप कम है, अगर पेशेंट को मुसलसल दर्द की शिकायत है और स्कार थिकनेस भी कम आ रही है, ऐसी सूरत हाल में शायद टाइम से पहले डिलीवरी का डिसीजन लिया जाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।